So guys, what's up? Welcome back to the amazing class of CA Interlaw. Very good afternoon to all of you and welcome back to the channel. And हम लोग आज मिले हैं for doing the writing practice of chapter number 2 and we are going to start the chapter number 2 writing practice. आज हम लोग start करने वाले हैं chapter number 2. राइट सर, रेडी हो? तुम लोगों ने चैप्टर 2 रिवाइज कर लिया? जल्दी से एक बारी सब लोग चैट पे फटाफट से बताएंगे क्या हम लोगों ने चैप्टर 2 रिवाइज कर लिया? अगर आपने चैप्टर 2 रिवाइज कर लिया है तो वेल एंड गुड. अगर आपने चैप्टर 2 रिवाइज नहीं किया तो पहले मैं बोलूंगा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बाद में होती है, पहले चैप्टर को रिवाइज करो. चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको. मैंने टेलीग्राम चैनल में भी वीडियो डाली थी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना. एंड इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट कोई भी कंटेंट आपका मिस ना हो, कोई चीज आपकी ना छूटे, इसलिए आप फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना. बस उसके अलावा तुमको कुछ नहीं करना, बाकी सारा काम हो जाएगा. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 अगर आपने रिवाइज कर लिया तो वी आर गुड टू गो. अगर आपने चैप्टर रिवाइज नहीं किया तो मैं फिर बोलूंगा चैप्टर जाओ रिवाइज करो, उसके बाद हम यहाँ पे आके क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे. आप बाद में इसको रिकॉर्डेड पे देख सकते हो, आपको चैनल पे ये वीडियो मिलेगी. ठीक है प्रियांशु, ओके राइट सर. और फिर तुम वही गंदी बातें करते हो ना, इतने सारे बच्चे क्लास देखते हैं और लाइक ही नहीं करते हैं. तुम पता है तुम लोग लाइक करोगे ना तो फिर ये वीडियो और बच्चों तक भी जाती है, और लोगों तक भी जाती है. और बचपन में हमने सीखा था ना, शेयरिंग इज केयरिंग, कर भला हो भला, तो बस वही वाला सीन है. ठीक है, तो तुम औरों तक पहुंचा देना, तुम्हारा भी काम हो जाएगा. सर एक बार वीडियो से उसके बाद बुक से, हाँ अच्छा, एक बार वीडियो से भी रिवाइज कर लिया और फिर बुक से भी रिवाइज कर लिया. वेरी गुड. चलो
वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे। अच्छा, चैप्टर 1 का मैंने कोई क्वेश्चन टेलीग्राम में नहीं डाला था, क्योंकि मैंने बोला था टेलीग्राम में मैं एक क्वेश्चन आपको डाल के दे दूंगा जिसको आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे और फिर उसका आंसर मैं डाल दूंगा। क्वेश्चन चैप्टर 1 का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं डाला था, क्योंकि चैप्टर 1 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। ऑलमोस्ट क्या मान के चलो, सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे आ गए हैं, मैंने सारे करा दिए हैं, जिसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस भी जो मैंने कल कराए परसों कराए वो वाले कवर हो गए, और जो आपके पुराने वाले क्या बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी कवर्ड है। तो डायरेक्टली तुम लोग क्या करो, वो पुराने वाले जो सेशन है ना उसकी पीडीएफ खोलो, स्टार्ट राइटिंग द आंसर, जैसे मैंने बताया था, वीडियो को पॉज कर लेना, आंसर लिखना, उसके बाद वीडियो में मैच कर लेना कि तुमने कितना लिखा है और उधर क्या लिखा हुआ है, क्या तुम सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, तो उससे आपकी सेल्फ असेसमेंट एक बार हो जाएगी। ठीक है, ठीक है सोनिया, ओके चलो। एग्जाम में नहीं कर सकते शेयरिंग इज केयरिंग। चलो ये क्वेश्चन जो है हम यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मई 25 के एग्जामिनेशन में, मई 25 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। अमरीश जो है आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूके रिटर्न बैक टू इंडिया। ये बंदा वापस इंडिया आया। Although he got a good placement in the UK based company, but he thought to build his own business empire in India। बहुत बढ़िया, फालतू की कहानी मारेंगे, फटाफट से आगे चलेंगे। इन्होंने बोला बाहर इसको अच्छी जॉब मिल रही थी, पर बंदे ने बोला नहीं नहीं मैं तो इंडिया में आके काम करूंगा। अमरीश बिलोंग्स टू बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वेयर हिज पेरेंट्स हैव एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ 20 एकर्स। बहुत बढ़िया। ही प्लान टू मैन्युफैक्चर कमर्शियल ड्रोन्स फॉर द यूज ऑफ एग्रीकल्चरल हार्वेस्टिंग एंड असिस्ट इन सप्लाई चेन प्रोसेस। ठीक है, ये काम करेगा। इसने इसके लिए क्या करा, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। मुद्दे की बात पे आओ, तुम चाहते क्या हो? मुद्दे की बात पे आओ, तुम चाहते क्या हो? भैया ये चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं एंड हैविंग द फॉलोइंग पर्सन एज द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये लोग जो हैं, ये लोग मेमोरेंडम को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहे हैं बताओ कौन कौन बंदा सब्सक्राइब करेगा और कौन कौन इसके सब्सक्रिप्शन के लिए कौन कौन साइन करेगा। तो बोलते हैं अमरीश खुद साइन करेगा। एक रॉबर्ट नाम का बंदा है जो इसका कॉलेज का फ्रेंड है, बट वो सिटीजन है यूके का और उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है और वो इंडिया विजिट करने आ रहा है ऑन अ वैलिड बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा लेके इंडिया में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने आ रहा है। ठीक है। एलिजा जो है, शी इज कॉलेज फ्रेंड ऑफ दैट पर्सन, वो भी इसकी कॉलेज फ्रेंड है एंड शी इज अ सिटीजन ऑफ नीदरलैंड्स और इसके पास भी इसके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हैं यूरोपियन कंट्रीज में, तो ये भी आ रही है। ठीक है, ये भी सब्सक्राइबर बनेगी। एक गोमा देवी करके कोई लेडी है जो कि मदर है अमरीश की एंड हु इज इलिटरेट, उनको भी ये सब्सक्राइबर बनाना चाहता है और उनको भी जब ये सब्सक्राइबर बनाना चाहता है तो ये बना सकता है। शी हैज रिसेंटली सोल्ड पार्ट ऑफ हर एग्रीकल्चरल लैंड एंड रिसीव्ड 15 करोड़ आउट ऑफ विच शी विल कंट्रीब्यूट 5 करोड़। ठीक है, आपने कितने की लैंड बेची, आपको कितने लैंड के बदले पैसे मिले, वो सारी चीजें जो है उसके लिए तो अपनी कोई बात ही नहीं है, उसके लिए तो अपनी कोई बात ही नहीं है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। गुडवर्क टेक्नोलॉजीज एलएलपी, एक एलएलपी को भी ये सब्सक्राइबर बना रहे हैं और एक प्राइवेट कंपनी को भी ये सब्सक्राइबर बना रहे हैं, तो ये बहुत सारे लोगों को सब्सक्राइबर बना रहा है। अच्छा, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहा है तो मुझे बताओ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए? 2। कम से कम 2 लोग मिलकर कंपनी बना सकते हैं, बट इसने बोला नहीं, हम तो 6 लोग मिलकर क्या बनाएंगे, कंपनी बनाएंगे। ये 6 लोग जो है ये सब्सक्राइबर बनेंगे और प्राइवेट कंपनी बनाएंगे। ठीक है सर। अमरीश प्लान टू हैव रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी एट जयपुर, और इन्होंने सोचा कि हम रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में रखेंगे। फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए डाली गई आरओसी के पास। मुझे एक बार सब लोग ये बता दो कि आरओसी को जो ये एप्लीकेशन जाती है ये कौन से फॉर्म के अंदर जाती है। साथ साथ तुम्हारे फॉर्म्स वगैरह भी रिवाइज होते जाएंगे। अगर आवाज एकदम ठीक है ना, आवाज का थोड़ी कोई इशू है, वॉइस इशू थोड़ी किसी को भी कुछ। वेरी गुड, कृतिक ने एकदम करेक्ट आंसर दिया कि सर INC 32 के अंदर हम ये एप्लीकेशन डालते हैं। INC 32 का नाम होता है स्पाइस प्लस, और स्पाइस प्लस के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी होती है किस चीज की, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी की। इन द गिवन केस द इनिशियल सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 1 इलिटरेट पर्सन, 2 फॉरेन नेशनल है, एक LLP है और एक प्राइवेट कंपनी है। आपको बताना है ये लोग कैसे सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बढ़िया, आपसे ये पूछा गया है बताओ हाउ दे विल सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो हम लोग आंसर लिखना शुरू करेंगे। मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर बनेगा कैसे कि सर जो बंदा खुद साइन कर रहा है वो तो खुद साइन कर देगा तो कहानी खत्म। ठीक है, ये साइन कर देगा, इसके तो कोई और कुछ पंगा है नहीं। जो बंदा इलिटरेट है, इलिटरेट वाले के थंब इंप्रेशन लग जाएंगे। जो बंदा फॉरेन नेशनल है, इंडिया विजिट कर रहा है, तो उसके पास बिजनेस वीजा होना चाहिए और लिखा हुआ है कि उसके पास एलिजिबल बिजनेस वीजा है। एक और बंदा जो इंडिया में आ रही है जो फॉरेन नेशनल है, हु इज द सिटीजन ऑफ नीदरलैंड, और ये इंडिया में आ नहीं रही है। एलिजा इज नॉट कमिंग टू इंडिया फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। एलिजा जो है वो क्या कर रही है, एलिजा जो है उसके साइन को, क्योंकि वो एक फॉरेन नेशनल है,
बट वो भी आप सब्सक्राइबर बना रहे हो तो उसके साइन को नोटराइज कराना पड़ेगा फ्रॉम द नोटरी पब्लिक। और जो एलएलपी है, इस एलएलपी के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर साइन करेगा और कंपनी के बिहाफ पे भी कोई एक डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय साइन करेगा जिसको ऑथोराइज किया जाएगा। तो ऐसे ये सब लोग क्या करेंगे, ये सब लोग साइन करेंगे। तो अब इसका आंसर प्रेजेंट कैसे करना है उसको लिखते हैं जरा, ठीक है, उसको लिखते हैं जरा। आपको याद आ गया, वेरी गुड। अब आप लिखना शुरू करेंगे, जरा मेरे साथ लिखो आंसर नंबर 1। एज पर सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अगर आपको पूरा ऐसा सबसेक्शन क्लॉज इतना तक अंदर तक नहीं याद आ रहा, यू जस्ट राइट डाउन एज पर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के सेक्शन 7 के अंदर लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी is to be filed to ROC in whose jurisdiction registered office of company is located. Registered office of company is located. जिसकी जुरिस्डिक्शन में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, उसकी जुरिस्डिक्शन में आप क्या करोगे उसकी जुरिस्डिक्शन में आप ये फाइल करोगे इन द फॉर्म नंबर INC 32 ICE प्लस along with fees, साथ में क्या पे करोगे, साथ में आप फीस पे करोगे। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड। अब यहां पे आपको सारी लिस्ट नहीं देनी, हियर यू नीड नॉट टू राइट द एंटायर लिस्ट की डिक्लेरेशंस जाती हैं, ये जाता है वो जाता है। जब इनकॉर्पोरेशन कराते हैं तो बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं, एमओए अटैच होता है, एओए अटैच होता है, डिक्लेरेशंस अटैच होती हैं, वो सब चीजें नहीं लिखना आपको सिर्फ एमओए एओए वाला प्रोविजन लिखना है, क्योंकि इसने ये पूछा सब्सक्राइबर में बता दो कौन कौन आएगा। तो हम लिखेंगे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, एक तो आपका जाएगा पहला एमओए, अगर आप एमओए भेजोगे तो फॉर्म नंबर INC 33 में अटैच होता है। दूसरा आपका जाएगा एओए, अगर आप एओए भेजोगे तो वो आपका अटैच होता है INC 34 में, वो आपका अटैच होता है INC 34 में। ठीक है सर, आगे लिखना द एमओए must be duly signed by the subscribers as follows। तो ये प्रॉपरली साइंड होना चाहिए, और कैसे साइन होगा तो वो हम बताएंगे कैसे कैसे साइन होगा। ठीक है सर। सबसे पहला हम यहां पे लिखेंगे अमरीश के बारे में, तो लिखो ही शैल। अगर आपको रूल का नंबर याद आ रहा है कि इसका रूल 13 था, मुझे याद आ रहा है रूल 13 है, तो लिख देना एज पर रूल 13। अगर रूल 13 नहीं याद आ रहा तो फिर यहां पर लिख देना एज पर द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। सिर्फ रूल का नाम तो लिख सकते हो ना, तो अगर रूल का नंबर याद आ रहा है, एग्जैक्ट नंबर याद आ रहा है तो नंबर लिख देना। अगर नंबर नहीं याद आ रहा तो फिर एक काम करना, फिर आप सिर्फ रूल का नाम जरूर लिख देना। ठीक है, एज पर कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। वैसे मैं आपको बता रहा हूं इसके लिए रूल नंबर 13 होता है, रूल नंबर 13 होता है, बट अगर याद आ रहा है तो लिखना, गलत मत लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। ही शैल राइट नेम, he shall write his name, address, occupation, if any, in presence of at least one witness। एक विटनेस
कि प्रेजेंस में आप ये लिखोगे, अगर यही नहीं पता हमको कि ये रूल्स में है तो फिर आप नॉर्मली लिखो, फिर अब आप रूल का नाम ही नहीं लिखोगे फिर उस केस में। एटलीस्ट वन विटनेस हु विल अटेस्ट हिज साइन। सेकंड, दूसरा इन्होंने किसको लिया था? रॉबर्ट को। जो रॉबर्ट बंदा है वो कौन था? वो इंडिया विजिट करने आ रहा था कंपनी बनाने के लिए। तो जो बंदा इंडिया आ रहा है उसके पास प्रॉपर बिजनेस वीजा होना चाहिए। लिखो, इफ सब्सक्राइबर इज अ फॉरेन नेशनल residing outside India and visited India for incorporation of company, that person must have a valid business visa। इन्होंने आपसे ये पूछा है कि बताओ प्रोसीजर क्या होता है, तो हम बोलेंगे इस बंदे को ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जो ये बंदा है उसके लिए हम उसके आगे आगे उसका रिस्पेक्टिव प्रोसीजर लिखे जा रहे हैं, उनको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दे मस्ट हैव अ वैलिड बिजनेस वीजा, उनके पास प्रॉपर वैलिड बिजनेस वीजा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। फिर थर्ड और कौन आया था? थर्ड जो आया था वो थी एलिजा। अब एलिजा ना इंडिया में आई नहीं है, उसने साइन करा है, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करा है। तो मैंने बोला अगर कोई बाहर का बंदा मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करता है तो उसके साइन को नोटराइज ऑफिसर से नोटरी कराना पड़ता है, नोटरी ऑफिसर से नोटराइज कराना पड़ता है। ठीक है, आपको नोटराइज कराना पड़ेगा। लिखो, वेयर या इफ सब्सक्राइबर इज फॉरेन नेशनल, इफ सब्सक्राइबर इज फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, then the signature and proof of identity, then the signature and proof of identity shall be notarized by a notary public। जो नोटरी पब्लिक ऑफिसर होता है उससे आपको नोटराइज कराना पड़ेगा। अब यहां पर ना इन्होंने आगे एक और कहानी मारी हुई है। मैंने मॉड्यूल में देखा कि इन्होंने एक चीज और क्या लिखी हुई है। जब आप इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे ना तो मैं आपको इसका एक बारी सजेस्टेड आंसर दिखाता हूं। वेट, लेट मी शो यू द सजेस्टेड आंसर। ICAIBOS। तो हम सजेस्टेड आंसर पे गए। सजेस्टेड आंसर में मैं आपको एक चीज शो करता हूं। आप देखो, मई 25 का क्वेश्चन था ये। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इन्होंने क्या करा, जब इधर सजेस्टेड आंसर दिया ना तो इधर सजेस्टेड में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। देखो, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। एलिजा एक फॉरेन नेशनल रिसाइडिंग है, ठीक है, ये सब हमने लिख दिया कि नोटरी पब्लिक से नोटराइज कराना पड़ेगा। फिर आगे बोलते हैं कि इफ अ पर्सन इज रिसाइडिंग इन अ कंट्री आउटसाइड द कॉमनवेल्थ, अगर वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बाहर रहता है, ठीक है, उसके बाहर रहता है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा? आपको ना उसके साइन को नोटराइज तो कराना ही है। और विच इज नॉट अ पार्टी टू दिस हेग एपोस्टाइल कन्वेंशन 1961, सर्टिफिकेट ऑफ द नोटरी शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्लोमेटिक और कंसुलर ऑफिसर। अब ये सर हम ये कैसे याद करेंगे कि कौन सी कंट्री कॉमनवेल्थ के अंदर वाली है, कॉमनवेल्थ के बाहर वाली है? हम इस कन्वेंशन के, ये जो ट्रीटी साइन हुई हुई है, ये कन्वेंशन साइन हुई हुई है, इनके हम मेंबर हैं या नहीं है, या जिसका हमसे क्वेश्चन पूछा गया है वो कंट्री का बंदा इस चीज का मेंबर है या नहीं है? अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं बोलूं तुम तो सिर्फ इतना ही लिख देना, इन द गिवन केस नीदरलैंड इज अ कंट्री का आउटसाइड द। अब ये तो इन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि कॉपी पेस्ट करना था, बट हमको पेपर में बैठ के ये कैसे समझ में आएगा? मान लो उन्होंने पूछ लिया जर्मनी का बंदा है वो जो अब साइन कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? तो हम इसके आगे, वैसे तो इतना भी लिख दोगे तो भी ठीक है, अगर इसके आगे नहीं याद आ पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख के छोड़ दो तो भी ओके है। बट अगर सर मान लो मेरे को इसके आगे और भी लिखना है तो मैं एक लाइन और लिख दूंगा कि लिखो द, ये नोटराइज करेगा अंडर अ सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट को कौन ऑथेंटिकेट करेगा? लिखो, द सर्टिफिकेट शैल बी
ऑथेंटिकेटेड बाय, द सर्टिफिकेट शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिप्लोमेट और कंसुलर ऑफिसर। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर वो आपको कन्वेंशन का नाम याद रहता है तो आप पेपर के अंदर लिख देना, और अगर हमको वो कन्वेंशन का नाम याद नहीं रहता तो बाबू टेंशन नहीं लेनी है, इतने परेशान नहीं होना है कि वो कन्वेंशन अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वो कन्वेंशन नहीं लिख के आओगे तो ठीक है, फिर वो छोड़ देना, फिर बस इतना ही लिख के छोड़ देना। अगर कन्वेंशन का नाम आपको याद आता है कि हाँ मेरे को वो याद है, वो हेग अपोस्टल कन्वेंशन 1961, अगर मेरे को याद आ गया तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, अगर दोबारा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस चीज पे तो ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट, हु वाज अ गोमा देवी एंड शी इज अ इलिटरेट पर्सन। तो लिखो इफ सब्सक्राइबर इज अ इलिटरेट पर्सन, इफ सब्सक्राइबर इज अ इलिटरेट पर्सन then she must affix her thumb impression, she must affix her thumb impression or any mark which is described by person writing for him। और क्योंकि वो तो इलिटरेट है, वो तो कुछ लिख नहीं पाएंगी, तो इसके बिहाफ पर कोई और बंदा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेगा, यानी इस पर्सन के बिहाफ पर कोई और बंदा उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेगा। सच पर्सन shall write, और वो अपना नाम भी लिखेगा, shall write the name of the subscriber, अपना नहीं मतलब वो, जैसे मान लो कि गोमा देवी के बिहाफ पे मैं जो है ये डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, तो मैं नाम लिखूंगी, इनका सब्सक्राइबर का नाम ये है, क्योंकि सब्सक्राइबर तो इलिटरेट है, उनको तो कुछ नहीं पता, तो सच पर्सन shall write the name of the subscriber and authenticate it by his own signature, और अपने सिग्नेचर से उसे क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। एंड ऑल्सो राइट नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हर, कितने शेयर्स उन्होंने लिए हैं वो भी आपको यहां पे लिखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हर, यस दीपक, नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हर, वो आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद जो एलएलपी है, एलएलपी में कौन साइन करता है सर, एलएलपी में साइन करेगा सारे पार्टनर मिलकर जिस किसी एक पार्टनर को ऑथराइज कर देंगे, ऑल पार्टनर मिलकर जिस किसी एक पार्टनर को ऑथराइज करेंगे वो बंदा साइन करेगा। तो लिखो गुडवर्क टेक्नोलॉजी एलएलपी, if subscriber is LLP, if subscriber is LLP, then it must be signed by a partner who is authorized by all partners of LLP। हाँ यस, आज होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा तुमको, आज टेलीग्राम में होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, वो आपको खुद से भी करना है। ठीक है, हु इज ऑथोराइज्ड बाय ऑल पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, जो सारे पार्टनर्स के द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा। ऐसे ही आप सारे पॉइंट में, अभी मैं लास्ट में तुमको अंडरलाइनिंग भी बता दूंगा कि इसमें से क्या क्या चीजें आपको कैसे कैसे लिखनी है। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 6, एंड दैट इज, एक कंपनी थी, कंपनी का नाम क्या था, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मोहित इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। लिखो इफ सब्सक्राइबर इज अ कंपनी, इफ सब्सक्राइबर इज अ कंपनी, अगर सर सब्सक्राइबर एक कंपनी है
अगर सर सब्सक्राइबर एक कंपनी है, इधर लिख लो बेटा आंसर, अगर सब्सक्राइबर एक कंपनी है या बॉडी कॉर्पोरेट है, देन MOA AOA shall be signed by, कौन साइन करेगा? डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय। कोई डायरेक्टर या कोई ऑफिसर ऑफ द कंपनी या फिर कोई एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ड्यूली ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। BOD मत लिखा करो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा करो, ठीक है? क्योंकि एक आध बारी लिखना होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा करो पूरा पूरा, ऐसे हर चीज में शॉर्ट फॉर्म मत यूज किया करो। क्लियर सर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। वो आपसे पूछ रहे थे बताओ क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन कैसे कैसे साइन करेगा। सो हम बोलेंगे सर ऐसे ऐसे क्या करेंगे, साइन करेंगे। क्या इस केस में हमको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है? नहीं। उन्होंने सिर्फ क्या पूछा था? उन्होंने सिर्फ पूछा था बताओ सो एंड सो पर्सन साइन कर रहे हैं, यू सजेस्ट द प्रोसीजर ओनली। आप प्रोसीजर बता दो कि क्या प्रोसीजर आपका होगा। इसके लिए आपको क्या बताना है? प्रोसीजर बताना है। यस और नो? यस सर। क्लियर? जल्दी से बोलेंगे डन डनाडन डन, डन डनाडन डन सर। अगर ये पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार चार्ट पे लिख देंगे यस सर इट इज क्लियर टू अस, यस सर इट इज क्लियर टू अस। अब इसके बाद मैं आ रहा हूं दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमको समझना है आराम से। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमको समझना है आराम से। अमित सर इज इन द हाउस। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? कसाकाय, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? UINA। आराम से पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है? एकदम से आंसर में नहीं लिख जाना, कूद जाना है कि आंसर लिखना है अपने को, पहले पूरा अच्छे से समझना है। UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है? Was incorporated on 1st of June 2022. Mr. X had already registered the trade name of UINA Infra Project on 1st April 2018. बहुत बढ़िया। ये जो कंपनी है UINA इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2022 को। पर ये कंपनी जिसके नाम से रजिस्टर हुई है वो नाम ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क था, और वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हुआ था 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है सर? अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1999, Mr. X was suffering from a prolonged disease since 1st of April 2021. When Mr. X recovered from the illness on 20th of May 2024. डेट्स की गेम है, डेट्स आराम से ध्यान से सुन लेना, क्योंकि डेट का ही पंगा है। मुझे एक बार पहले ये बता दो, ये क्वेश्चन तुम्हें क्लिक तो हो गया कि ये रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, कितने साल के अंदर एप्लीकेशन लग सकती है? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। मेरे को एक बार ये बता दो कितने साल के अंदर एप्लीकेशन लग सकती है? विद इन हाउ मेनी ईयर्स द एप्लीकेशन कैन बी मेड टू द CG फॉर रेक्टिफिकेशन। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट की मेरे को आंसर चाहिए सर कितने साल के अंदर एप्लीकेशन लग सकती है? वेरी गुड सर, एप्लीकेशन लग सकती है 3 साल के अंदर। एप्लीकेशन लग सकती है 3 साल के अंदर, और मैं बताऊं पूरा का पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस 3 साल पे टिका हुआ है। ये क्वेश्चन डेट की गेम खेल रहा है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2022 को, और ये रिकवर हुआ है बंदा 20 मई 2024 को। उसके बाद इसने ऑफिस ज्वाइन करा है 5 जुलाई 2024 को, यानी इस बंदे को 5 जुलाई 2024 को ये पता चला कि वो सिट मेरे वाले नेम से, मेरे वाले ट्रेड नेम से किसी ने कंपनी बना ली। He came to know from his staff member that a company has been incorporated with this name. He lodged a complaint with the regional director on 10th of July. तो इसने एप्लीकेशन डाली 10 जुलाई 2024 को। मैं बना रहा हूं कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जून 2022 को, और एप्लीकेशन लगी है 10 जुलाई 2024 को। तो भाई 3 साल के तो अंदर अंदर ही है। जल्दी बोलो हाँ है ना? 3 साल के तो अंदर अंदर ही है ना? 3 साल के तो अंदर अंदर ही है। एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ऑर्डर द कंपनी टू चेंज द नेम। तो इसने CG को एप्लीकेशन डाल दी कि भैया मेरे नाम से इन्होंने कंपनी बना ली है और 3 साल के अंदर अंदर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूं, आप इनको ऑर्डर करो कि नाम रेक्टिफाई करें। द RD examined the application and on 11th of July issued a direction to the company to change the name. Mr. D, a director of the company private limited, contended that the above direction of the RD was bad in law and therefore not proper on the following ground. बहुत बढ़िया। डायरेक्टर जो था वो थोड़ा सा अनपढ़ था। डायरेक्टर निकल कर आया और डायरेक्टर ने बोला कि तुमको कुछ भी नहीं आता, तुमने करण सर से लॉ नहीं पढ़ा। तो मैंने बोल दिया भाई ये डायरेक्टर ने मेरे से लॉ नहीं पढ़ा, डायरेक्टर बेवकूफ है, ठीक है? कंपनी ने सही करा है, क्या बोलते हैं RD ने सही करा है एकदम।
that the name of the company is not too identical or too nearly resemble to the name of the any other company. वो बोल रहा है कि भाई डायरेक्टर ने क्या बोला, हमारा नाम किसी कंपनी से आइडेंटिकल थोड़ी है या किसी के टू नियरली रिजेंबल थोड़ी है. आप हमें ऑर्डर तब दे सकते हो जब हमारा नाम किसी कंपनी से मैच करे या उससे टू नियरली रिजेंबल करे. हमारा नाम तो किसी के ट्रेड नेम से मैच करता है, ट्रेडमार्क से मैच करता है. अच्छा. And the stipulated period of 2 years of making complaint was already over on 31st of May 2024. Director is पागल. डायरेक्टर ने बोला कि भाई तुम 2 ग्राउंड पे गलत कर रहे हो. सीजी ने गलत कर रही है. हमने पूछा क्यों गलत कर रहा है सीजी. कह रहा कि 2 साल वैसे ही बीत चुके हैं, 2 साल के अंदर एप्लीकेशन लगानी थी, बंदा 2 साल के बाद आया है तो एप्लीकेशन इनवैलिड है. और दूसरी चीज, हमारा नाम तो ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, हमारा नाम किसी कंपनी के नाम से थोड़ी मैच कर रहा है. तो आपको बताना है क्या ये डायरेक्टर की कंटेंशन टेनेबल थी या नहीं थी. अब जो मैं बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आंसर. जब आप आंसर लिखते हो, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, कुछ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं है इसमें. आपको ये करेक्ट इनकरेक्ट बताना ही नहीं है. यही चीज मैं समझा रहा हूं. आप लोग पेपर में आंसर लिख के आते हो गलत सलत. आपको क्वेश्चन पता होता है, आपको ये भी पता होता है इसका सेक्शन क्या है. आप इतने सारे लोगों ने भी आंसर लिख दिया यहाँ पे 3 साल 3 साल, सबको पता था 3 साल क्या है. बट पेपर में गड़बड़ क्यों होती है मैं बताता हूं. पेपर में गड़बड़ ये होती है, वो हमसे पूछता कुछ है, हम लिखते कुछ है. ठीक है, यही सीन पेपर के अंदर चलता है. एग्जामिनर पूछता कुछ है, हमें दिमाग में कुछ आता है, होता आंसर कुछ है, हम लिखते कुछ है. और पेपर में हम इतने फ्लो के अंदर बैठे होते हैं कि पेपर के अंदर तो भाई साहब हमारा हाथ ऐसे चल रहा होता है ना. आई एम ना फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली. ठीक है, तो हम पंजाबी में ऐसे बोलते हैं, ये भी हो गया को बोलते हैं ऐसा, आ भी हो गया. ठीक है, आ भी हो गया, आ भी हो गया. तो अपन ने यही करते हैं पेपर में, आ भी हो गया, आ भी हो गया, आ भी हो गया. रिजल्ट आता है ना, फिर पता लगता है आ की हो गया. फिर आपको समझ नहीं आता हुआ क्या ये, क्योंकि उसने पूछा क्या था, हम लिख के आ रहे हैं, वो करेक्ट पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है. जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए पेपर के अंदर, ऑलवेज थिंक कि उसने क्या पूछा. जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने आंसर पूछा है उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आंसर दूंगा. उसने मेरे से पूछा बताओ क्या जो डी की कंटेंशन थी वो टेनेबल थी या नहीं थी. मेरा जो लास्ट आंसर बनेगा ना, फाइनल कंक्लूजन, उसकी लाइन यही होनी चाहिए, द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज वट एवर द आंसर, टेनेबल है नॉट टेनेबल है. तुम्हें लास्ट आंसर उसके कॉन्टेक्स्ट में ही देना है. उसने पूछा वैलिड इनवैलिड, तो तुम बोलो मेरा आंसर वैलिड इनवैलिड. उसने पूछा सजेस्ट करो विच इज एडवाइजेबल, तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर कंक्लूजन क्या बनेगा, इट इज एडवाइजेबल दैट इट शुड बी लाइक दैट. मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. जिस कॉन्टेक्स्ट पे वो सवाल पूछेगा उस कॉन्टेक्स्ट पे आपको कंक्लूजन लिखना होता है. अब उसने ये पूछा बताओ डी की कंटेंशन सही है या गलत है. हम यहां पे बोलने बैठ गए कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, या ये इनकरेक्ट है. ये सब गलत है. आपको ऐसे नहीं करना. पेपर के अंदर जब आप आंसर लिखोगे तो उसके क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जैक्टली वैसे देना है जैसा उसने पूछा. उसने पूछा भैया बताओ कोई चीज वैलिड है या नहीं है, तो मैं फाइनल आंसर में क्या लिखूंगा, इट इज वैलिड, इट इज इनवैलिड. मतलब मैं वैलिडिटी पे ही कमेंट करूंगा. मैं वहां पर ये नहीं बोलूंगा इट इज एडवाइजेबल टू गो लाइक दैट, या मैं कुछ और इंग्लिश मार रहा हूं. कुछ भी नहीं लिखना भाई, जैसा उसने बोला वैसा तुमको आंसर लिखना होता है. ठीक है, तो इसने पूछा बताओ डी की कंटेंशन सही है गलत है, तो मैं बोलूंगा आंसर इज रॉन्ग. Also advise this company the time period within which the company will be required to change its name in case the direction of the RD was valid. बोल रहे अगर RD की डायरेक्शन आपको वैलिड लगती है तो बताओ कंपनी के पास कितना टाइम था कि कंपनी को कितने टाइम के अंदर अंदर अपने नाम को चेंज करना पड़ेगा. तो आओ लिखते हैं सेक्शन नंबर 16. हम लिखेंगे सेक्शन नंबर 16. लिखें as per relevant provisions, as per section number 16 of Companies Act 2013, where a company on its first registration or registration with a new name or registration with a new name. और अच्छे बेटा, जिसने जिसने आंसर लिखा है 3 मंथ्स के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, वेरी गुड. रेजोल्यूशन भी बताई दो लगे याद, कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है. विद अ न्यू नेम इज रजिस्टर्ड by a name which
in the opinion of CG, too nearly resemble or identical with name of other company, then CG, then CG on its own or on application of owner of registered trademark, owner of registered trademark direct the company to change its name within 3 months of direction after passing OR. क्या पास करके? OR पास करके 3 महीने के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नाम चेंज करना पड़ेगा। कंपनी अपना नाम चेंज करेगी कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर। गॉट इट सर। आगे लिखना, एप्लीकेशन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क, एप्लीकेशन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के केस में सीजी खुद से डायरेक्शन थोड़ी दे सकता है। हाँ, तो खुद से डायरेक्शन नहीं दे सकता। मैंने कब बोला? ये अलग केस है। ऑन इट्स ओन वाला केस अलग है और एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क केस अलग है। एप्लीकेशन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क is shall be made within 3 years of incorporation of company, within 3 years of incorporation of company or registration of change of name of company। अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ होता, मान लो ये कंपनी अभी नई नई ना बनी होती, ये कंपनी पहले से होती और अब ये अपना नाम चेंज कराती और अब ये पंगा पड़ जाता कि जब नाम चेंज कराया और जो हमने नया नाम रखा वो मैच कर गया, तो जिस दिन आपका ये नया नाम रजिस्टर होता है वहां से 3 साल देखते हैं। अगर कंपनी अभी पहली बार इनकॉर्पोरेट हुई है तो इनकॉर्पोरेशन की डेट से 3 साल होते हैं। बट इफ यू हैव रजिस्टर्ड योर नेम, यू हैव चेंज्ड योर नेम एंड यू हैव चेंज्ड योर नेम एंड यू हैव रजिस्टर्ड विद अ न्यू नेम, तो जिस दिन आपके नए नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वहां से 3 साल देखे जाते हैं। ओ, समझ में आया? हाँ सर, 3 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। अब यहां लिखना फैक्ट्स एंड एनालिसिस। फैक्ट्स एंड एनालिसिस में लिखना इन द गिवन केस, UINA Infra Project Private Limited was incorporated on 1st of June 2022, whereas the trademark, TM पूरा लिखना, ट्रेडमार्क नहीं लिखना, मतलब ट्रेडमार्क पूरा लिखना, ऐसा TM मत लिखना। The trademark of UINA Infra Projects was registered on 1st April 2018. Conclusion.
Based on above provisions, following conclusions can be drawn. Following conclusions can be drawn. ठीक है, नहीं रिया, फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन. आपको ये नहीं लिखना कि 15 दिन में हम चेंज करके आरओसी को बताएंगे, वो सब नहीं लिखना. उसने पूछा बताओ कि वो 3 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा सकता है, तो वो टेनेबल था या नहीं था. आपको इन 2 ग्राउंड की वैलिडिटी बतानी है. एक तरीके से आपको बताना है डायरेक्टर ये 2 चीजें बोल रहा है, तो डायरेक्टर ये दोनों चीजें ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है, मेरे को वो बताना है बस. तो मैं लिखूंगा फर्स्ट, फर्स्ट ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन, Mr. D, director of company, contended that the name of the company yes Sakshi, the name of the company is not identical or too nearly resemble to existing company this contention is not valid. This contention is not tenable because restriction under section 16, because restriction under section 16 is not only for name of an existing company, rather it also applies when the name of any company matches with the रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. भाई आपकी ये रेस्ट्रिक्शन जो है सेक्शन 16 में, तो सिर्फ उस केस में थोड़ी होते कि तुम्हारा नाम किसी कंपनी से मैच कर रहा है. अगर आपका नाम ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है तो भी तो आपको ऑर्डर मिल सकता है. तो द नेम ऑफ द कंपनी मैचेस विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ पर्सन. सो in given case name of company is identical with existing trademark. सेकेंड ग्राउंड उसने क्या बोला था कि 2 साल तो निकल चुके हैं. 2 साल तो निकल चुके हैं, बोलो हाँ है ना. हाँ, इसको आप ऐसा कर लो, इसको फैक्ट्स लिख दो, ठीक है, और इसको यहां पे आप लिख दो एनालिसिस एंड कंक्लूजन, वो भी ठीक है. राइट. सेकेंड चीज उसने क्या बोली कि 2 साल निकल चुके हैं, लिखो मिस्टर डी ऑल्सो कंटेंडेड दैट the time period of filing application is over, that is 2 years, whereas the application
can be filed, whereas the application can be filed within 3 years, and in given case the application is filed well within time. ये विदिन टाइम आपने क्या किया, फाइल किया है, तो कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज नॉट टेनेबल। तो मिस्टर डी की कंटेंशन क्या नहीं होगी, टेनेबल नहीं होगी। मिस्टर डी की कंटेंशन क्या नहीं होगी, टेनेबल नहीं होगी। क्लियर है जी, ये आपका क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन जो है ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है। दोनों मैंने अभी जो क्वेश्चन कराए दोनों एग्जाम क्वेश्चन है। एक जनवरी में आया था, एक मई में आया था। सितंबर में मैंने देखा चैप्टर 2 का क्वेश्चन ही नहीं था कोई भाई साहब, क्योंकि सितंबर वाला तो वैसे पेपर ओहो हो था। ठीक है, तो ओहो हो के अंदर इन्होंने कुछ हो पूछा ही नहीं था। राइट, ये आपका फाइनल कंक्लूजन है कि मिस्टर डी की कंटेंशन टेनेबल नहीं है। तो इसने लास्ट में हमसे क्या पूछा था, रेफरिंग द एप्लीकेबल प्रोविजन डिसाइड वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर डी इज टेनेबल। तो हम लिख देंगे फाइनल कंक्लूजन अगर आपको देना है, कंटेंशंस ऑफ मिस्टर डी इज नॉट टेनेबल एज पर लॉ। लॉ के हिसाब से ये टेनेबल नहीं है, लॉ के हिसाब से ये टेनेबल नहीं है। और इसने पूछा था कितने टाइम पीरियड के अंदर कंपनी को नाम चेंज करना है, वो हम ऑलरेडी यहां पे बता चुके हैं। तो ये प्रोविजन को दोबारा नीचे कॉपी मारने की जरूरत नहीं है कि फिर दोबारा नीचे इसको दोबारा से लिख रहे हैं। ऑलरेडी यू हैव स्टेटेड दैट, तो ये यहीं पर हो चुका है कवर। इसके बाद इसको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है कि कंपनी को कितने टाइम के अंदर नाम चेंज करना है। कंपनी को नाम चेंज करना है 3 महीने के अंदर अंदर। ये रहा, ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो। ठीक है, फिर भी अगर एक लाइन लिखनी है तो लास्ट में एक लाइन डाल सकते हो, द कंटेंशन ऑफ द आरडी वाज वैलिड एंड द कंपनी हैज टू चेंज द नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months by passing OR. Company has to change the name within a period of 3 months by passing OR. ठीक है, लिख लो UINA Infra Project Private Limited is advised to change name within 3 months of order by passing OR। 3 महीने के अंदर अंदर आप नाम को चेंज करोगे OR को पास करके। हो सितंबर वाले एमसीक्यूज में करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो। सितंबर 25 वाले एमसीक्यूज भी करेंगे, ठीक है, वो सेबेस्टियन क्रिस्टोफर वो वाले एमसीक्यूज भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, क्या यहां तक बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो हाँ या ना। कैन वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3? क्या हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल सकते हैं, यस और नो? जल्दी जल्दी से बोल देंगे। एमसीक्यू करेंगे, पहले चैप्टर तो कर लो। करा दूंगा भाई, करा दूंगा, एमसीक्यू हो जाएंगे, टेंशन ना लो उसकी भी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ स्टार फर्निशिंग लिमिटेड इज 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 1 करोड़ रुपए की पेड अप शेयर कैपिटल है जिसमें 10 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है। आउट ऑफ दिस होम डेकोर लिमिटेड इज होल्डिंग 6 लाख इक्विटी शेयर्स। बहुत बढ़िया। एक कंपनी है स्टार फर्निशिंग, स्टार फर्निशिंग के शेयर हैं 10 लाख। इसके 10 लाख शेयर में से 6 लाख शेयर किसके पास हैं, होम डेकोर के पास। तो होम डेकोर इसकी होल्डिंग हो गई और स्टार इसकी सब्सिडरी हो गई। होम डेकोर इसकी होल्डिंग हो गई, स्टार इसकी सब्सिडरी हो गई। ठीक है सर। साइमल्टेनियसली स्टार फर्निशिंग लिमिटेड इज होल्डिंग 7% इक्विटी शेयर ऑफ होम डेकोर लिमिटेड, और ये कंपनी होल्डिंग बन गई है, ये कंपनी सब्सिडरी बन गई है। पर आपको पता है स्टार इसके अंदर, इस 10 लाख में से 6 इसके पास है ना, स्टार इसके अंदर 7% इक्विटी शेयर होल्ड करता है। अच्छा, जिसमें से 2% इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव करता है और 5% अपने नाम में करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिन करके बताना है, कैन स्टार फर्निशिंग लिमिटेड मेक फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर ऑफ दिस कंपनी ड्यूरिंग द 2024-25? क्या ये कंपनी और फर्दर शेयर ले पाएगी उस कंपनी में? नहीं। सेक्शन 19 लगेगा। सेक्शन 19 बोलता है एक सब्सिडरी कंपनी, इसके ना इस सेक्शन 19 के मैंने एक दो अच्छे क्वेश्चन जो पुरानी राइटिंग प्रैक्टिस है मैंने उसके अंदर भी करा रखे हैं, तो जरूर वो वाले क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना। वो वाले क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं सेल्फ ट्राई करना। दो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, एक वो MNP और PQR करके क्वेश्चन होगा, वो तो जरूर करना, वो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मार्क करके रखना, वो जरूर करना। तो सेक्शन 19 क्या बोलता है कि एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं कर पाएगी, बट अगर वो सब्सिडरी बनने से पहले से होल्ड करती है तो वो वाले कंटिन्यू टू होल्ड है, मतलब वो वाले आप कंटिन्यू करके रख सकते हो। बट आपको क्या नहीं करना, आपको ये ध्यान रखना है उस केस में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते, उस केस में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते। सर एक बार बताओ, क्या इस क्वेश्चन में हमें होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 19 का क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट डाउन द आंसर एज पर सेक्शन नंबर 19। आपको इसमें कोई होल्डिंग, कोई सब्सिडरी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, आ जाओ आंसर लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट का पहले आंसर लिखते हैं। एज पर सेक्शन 19 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a subsidiary company cannot hold shares in its holding company। एक सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। हाँ, अगर आप LR कैपेसिटी में करते हो या आप ट्रस्टी कैपेसिटी में करते हो तो उस केस में वोटिंग राइट मिलेंगे। तो ये 7% होल्ड करती है, उसमें से 2% लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी में होल्ड करती है। तो जो ये वाले 2% है इसके रिस्पेक्ट में वोटिंग राइट होगा, पर ये वाले 5% के रिस्पेक्ट में वोटिंग राइट नहीं होगा। ओ ठीक है, ठीक है सर, आगे लिखना। neither directly nor through nominee। ना तो आप खुद शेयर होल्ड कर सकते हो, ना अपने किसी नॉमिनी के थ्रू होल्ड कर सकते हो। ओ, आगे लिखना। अ होल्डिंग कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी if done it shall be void। it shall be void। अगर आपने ऐसा करा तो वो void माना जाएगा, वो void माना जाएगा। आगे लिखना। the above prohibition don't apply in following cases। इन केसेस में आपकी ये प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होती। पहला, वेयर सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स द शेयर्स इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर। सेकंड, where subsidiary company holds the share, where the subsidiary company holds the shares in the capacity of trustee। ट्रस्टी कैपेसिटी में। या फिर थर्ड, where subsidiary becomes shareholder of holding company before becoming its subsidiary। उसकी सब्सिडरी बनने से पहले आप शेयर होल्ड करके बैठे तो आप होल्ड करके रख सकते हो। इट इज प्रोवाइडेड दैट subsidiary company
shall have voting right in case where shares are held in the capacity of लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। अगर आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ट्रस्टी की कैपेसिटी में होल्ड करते हो तो हम बोलेंगे यस, आपके पास वोटिंग राइट आएंगे, अगर हेल्ड इन द कैपेसिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ट्रस्टी। अब हम आ जाएंगे जरा फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे। नाउ वी विल कम टू द फैक्ट्स एंड एनालिसिस। और फैक्ट्स में क्या लिखना है, लिखो, इन द गिवन केस स्टार फर्निशिंग लिमिटेड is subsidiary company of Home Decor Limited, as it holds 6 lakh shares out of 10 lakh shares of Star Furnishing, of Star Furnishing। ठीक है सर। तो क्योंकि ये कंपनी जो है वो उसके कितने शेयर होल्ड करके बैठी है, वो उसके शेयर होल्ड करके बैठी है मोर देन 50%, और मोर देन 50% शेयर होल्ड करके बैठे तो आप होल्डिंग सब्सिडरी में आ जाओगे। आउट ऑफ 10 लाख ऑफ स्टार फर्निशिंग। आगे सुनना जरा, स्टार फर्निशिंग होल्ड, Star Furnishing holds 7% equity shares in Home Decor Limited, out of which 2% is held as legal representative. So these shares are held by Star Furnishing. Star Furnishing ये शेयर कब से होल्ड करके बैठे हैं, सब्सिडरी बनने से पहले से। These shares are held by Star Furnishing before becoming subsidiary company of होम डेकोर लिमिटेड। उसकी सब्सिडरी बनने से पहले से आप होल्ड करके बैठे हो। बट स्टार, ऐसे लिखना, एंड कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस, एंड कैन कंटिन्यू टू होल्ड दिस, और आप इसे अभी भी होल्ड करके रख सकते हो। बट स्टार फर्निशिंग कैन नॉट मेक further investment, cannot make further investment in the Home Decor Limited। आप होम डेकोर में क्या नहीं कर सकते, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू द फर्दर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड में उसने पूछा था वोटिंग राइट का, तो मैं लिखूंगा एज पर सेक्शन 19 a subsidiary company have voting rights in capacity of LR or trustee। इन द कैपेसिटी ऑफ LR और ट्रस्टी, सिर्फ आप LR या ट्रस्टी की कैपेसिटी में क्या कर सकते हो, वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। तो स्टार फर्निशिंग लिमिटेड कैन एक्सरसाइज the voting rights at AGM of Home Decor Limited। Home Decor Limited
only for 2% of share held and in capacity of legal representative, not for remaining 5% शेयर्स। जो आपके रिमेनिंग 5% शेयर्स हैं, उसके रिमेनिंग 5% शेयर्स के लिए आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर पाओगे बट ओनली फॉर 2%। एक्सरसाइज वोटिंग राइट्स ओनली फॉर 2%, नॉट फॉर रिमेनिंग 5%। 5% के लिए आप वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। क्लियर जी? ये आपका छोटा छोटा प्यारा प्यारा इजी इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या आपको पूरा पूरा समझ में आ गया? जल्दी से बोलो यस सर। सब्सिडरी की डेफिनेशन कब लिखनी होंगी? सब्सिडरी की डेफिनेशन देखो, ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने बोला ना, वो क्वेश्चन मैंने तुमको करा रखा है राइटिंग प्रैक्टिस 2 में भी कराया और आई थिंक 1 में भी कराया है। उसमें ऐसा वाला केस है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड को कंट्रोल कर रही है, ये कंपनी ये कर रही है, उसमें सब्सिडरी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सब्सिडरी भी है या नहीं है। तो उस क्वेश्चन में फिर आपको सब्सिडरी वाला सेक्शन भी रेफर करना पड़ेगा और 2 क्लॉज 87 और सेक्शन 19 का मिला के क्वेश्चन है वो वाला। तो मैं बोलूंगा इसलिए एक बार वो वाला क्वेश्चन जरूर नजर मार लेना। राइटिंग प्रैक्टिस 2 में भी मिलेगा, राइटिंग प्रैक्टिस 1 में भी मिलेगा। वो मैंने दोनों बार करा रखा है, अब मैं तीसरी बार उसको मैंने रिपीट नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन उठाया कि थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट सर। चलो इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये आपका आईसीआई मैट का क्वेश्चन है, ये भी मैंने अभी तक नहीं कराया था, तो इसलिए मैंने उठा लिया कि ये क्वेश्चन भी एक बार मैं तुमको करा देता हूं। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज है, इट एम्पावर्स टू कैरी ऑन द रियल एस्टेट बिजनेस एंड अदर बिजनेस दैट इज अलाइक टू इट। कंपनी क्या कर सकती है? रियल एस्टेट बिजनेस कर सकती है और उससे मिलते जुलते बिजनेस कर सकती है। कंपनी को दिखा कि डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है रियल एस्टेट बिजनेस में, तो कंपनी ने बोला अब हम फूड प्रोसेसिंग बिजनेस काम शुरू करना चाहते हैं। कंपनी अपने मेमोरेंडम को अल्टर करना चाहती है, तो आप बताओ ऑल्टरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे ये बता दो ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन कौन सा लगता है कि आपको याद है? आयु पंचाल? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता, दैट डिपेंड्स केस टू केस एंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन। मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन कौन सा लगेगा? सर मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन लगेगा, मेमोरेंडम के लिए सेक्शन लगेगा ऑल्टरेशन के लिए सेक्शन नंबर 13। और अगर आपको ऑल्टरेशन करना है किसका? मेमोरेंडम का, तो सेक्शन 13 आपको फॉलो करना पड़ेगा और 13 का प्रोसीजर आपको यहां पे पूछा गया है, तो लिखो मेरे साथ। एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल प्रोसीजर। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होता है, सिंपल, यू हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, और स्पेशल रेजोल्यूशन आपको पास करना पड़ता है एज पर सेक्शन नंबर 13 अगर आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है। तो लिखो the alteration of object clause is governed by section number 13 of Companies Act 2013 as per section 13 of Companies Act 2013, कंपनी में a company can change its memorandum of association, या ऑल्टर लिख सकते हो, ऑल्टर लिखना ऑल्टर लिख लो, चेंज लिखना है चेंज लिख लो, एक ही बात है। कंपनी कैन चेंज और कंपनी कैन ऑल्टर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जिसको आपको अंडरलाइन करना है। आपको एसआर पास करना है, ऑल्टरेशन अगर करना है तो आपको एसआर पास करके ऑल्टरेशन करना है। सो इन द गिवन केस कंपनी कैन ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट to take up food processing business। आप ये जो फूड प्रोसेसिंग बिजनेस करना चाहते हो कर सकते हो, और ये फूड प्रोसेसिंग बिजनेस करने के लिए वेरी गुड, ये स्मैश BGMI ने बिल्कुल सही लिखा और हर्षिता ने भी करेक्ट लिखा। ये आपको जो आपने फूड प्रोसेसिंग बिजनेस किया इसके लिए आप ऑल्टर कर सकते हो।
by passing SR. Further, as per section 13, SR so passed is to be filed to ROC. यह आपको ROC को फाइल करना होता है. अब इसका फॉर्म क्या रहता है, वो चैप्टर 7 के साथ कनेक्ट होता है. ये MGT 14 में फाइल होता है अंडर सेक्शन 117 सब सेक्शन 3, पर सेक्शन 13 ये बोलता है कि आपको SR को फाइल करना पड़ेगा ROC के पास. जो आपने SR पास किया है, दिस SR इज टू बी पास्ड एंड दिस SR इज टू बी फाइल्ड टू द ROC. And ROC shall register the alteration in MOA and issue certificate of registration within 30 days. Any alteration, मेमोरेंडम में की गई कोई भी ऑल्टरेशन, तब तक इफेक्ट नहीं लेती जब तक आप उसको ROC के पास रजिस्टर ना करा लो. ये लाइन भी लिखनी जरूरी है. एनी ऑल्टरेशन इन द MOA, कोई भी ऑल्टरेशन जो MOA में की जाती है, shall not take effect unless it is registered with ROC. So the company Vivek Industries Limited can make alteration in MOA as per above stated provision. इस प्रोविजन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ऑल्टरेशन कर सकते हो. अब ईशान बोल रहा है कि सर डिसेंटिंग शेयर होल्डर वाला पॉइंट ही, बस यही तो प्रॉब्लम है ना, हमको प्रोविजन ही नहीं समझ में आता कि डिसेंटिंग वाला लिखना कब है. डिसेंटिंग वाला प्रोविजन यहां पे कनेक्ट ही नहीं होगा. डिसेंटिंग वाला प्रोविजन तो तब आता है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑल्टरेशन है ऑब्जेक्ट क्लॉज का. इट इज अ स्पेशल ऑल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज. वो कब आता है, वो तब आता है जब आपने पैसा रेज किया हो बाय द वे ऑफ पब्लिक इशू एंड आफ्टर रेजिंग द फंड योर अमाउंट इज रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड. आपका पैसा अनयूटिलाइज पड़ा है एंड नाउ यू वांट टू चेंज द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ योर मेमोरेंडम. इन दैट वेरी केस यू हैव टू फॉलो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 का केस बनता है. When you raise the money through the prospectus, that money is remaining unutilized and you want to change the object clause of the company. आप कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना चाहते हो, तो then in that case you have to follow section 13 subsection 8. राइट बेटे जी, यस सर. क्या यहां तक डन डनाडन डन हो गया? जल्दी बोलो यस और नो. लिख लिया? यहां तक समझ में आ गया? चलो इसके बाद आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. मिस्टर अभी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड MBA बाय प्रोफेशन. मिस्टर अभी जो है, ये बंदा एक CA है और ये बंदा MBA है बाय प्रोफेशन. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द XYZ लिमिटेड, और ये कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट हो गया. वाओ सर. हिज जॉब प्रोफाइल इंक्लूड्स एडवाइजिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन वेरियस कंप्लायंस मैटर्स. और ये बंदा क्या करता है, ये बंदा एज अ CA अपॉइंटेड है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफी सारे कंप्लायंसेस पे, मैटर्स पे, स्ट्रैटेजीज पे, बिजनेस प्लान्स पे, इन सब पे एडवाइस देता है. कीपिंग इन द व्यू ऑफ द अबव पोजीशन, क्या मिस्टर अभी को हम कंपनी का प्रमोटर बोलने लग जाएं? अगर हाँ या ना जो भी है, आप कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लिखकर बताइए. क्या ये बंदा प्रमोटर माना जाएगा? ओ नहीं सर, ये बंदा प्रमोटर थोड़ी माना जाएगा. लिखो, पहले आप लिखोगे प्रमोटर की डेफिनेशन. पहले आप लिखोगे प्रमोटर की डेफिनेशन. आंसर लिखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 69 ऑफ
कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 69, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन। कौन बंदा प्रमोटर होता है? प्रमोटर मीन्स अ पर्सन who is named as promoter in prospectus or annual return of company। जिस बंदे का नाम कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिख के दिया या एनुअल रिटर्न में लिख के दिया है कि ये प्रमोटर है, तो वो प्रमोटर होता है। या फिर who is having control over affairs of company डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। या फिर जिस बंदे का कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या फिर ऑन हुज डायरेक्शन, या फिर ऐसा बंदा भी प्रमोटर मान लिया जाता है जिसकी डायरेक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम कर रहे हैं। ऑन हुज डायरेक्शंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज अकस्टम टू एक्ट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज accustomed टू एक्ट। जिसकी डायरेक्शंस पे पूरा बोर्ड काम कर रहा है। बट यहां पर एक बेनिफिट होता है ना, अगर ऐसे तो हम तो प्रोफेशनल्स हैं, हम तो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस देंगे ही देंगे, तो हमारी डायरेक्शन पे बोर्ड काम करेगा तो हमको कंपनी का प्रमोटर मान लेंगे नहीं ना। तो इसलिए लॉ ने भी एक लाइन लिखी, बट क्लॉज सी नॉट एप्लीकेबल if advice is given in प्रोफेशनल कैपेसिटी। अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दोगे तो आपको प्रमोटर नहीं माना जाएगा। लिखो एज मिस्टर अभी की जो प्रोफाइल है is only limited to advise board of director on various compliances, strategies, business plans, of company only। in a प्रोफेशनल कैपेसिटी। तो ये जो बंदा एडवाइस दे रहा है ये तो बंदा प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस दे रहा है ना सर, तो की फर्क पैदा है? तो he will not be classified as प्रमोटर ऑफ XYZ लिमिटेड। ये बंदा प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ये बंदा प्रमोटर नहीं माना जाएगा। बोलो ठीक है सर। चले आगे, चलो सर। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लो जी, इस क्वेश्चन को ना मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है बट इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करके आज थोड़ा डिफरेंट आंसर लिखते हैं। ठीक है, मिस्टर राजा जो है ये बंदा क्या कर रहा है मैं बता देता हूं। मिस्टर राजा ने ना एक ओपीसी बनाई। ठीक है, यहां से आ जाओ सीधा। मिस्टर राजा ने क्या बनाई? एक ओपीसी बनाई। मिस्टर राजा ने जो ये ओपीसी बनाई इसमें इन्होंने मिस्टर करण को नॉमिनी रखा, पर 4 मई 2020 को करण ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। क्या एक नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है? यस, एक नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। तो नॉमिनी ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया।
अब ये चाह रहा है कि ये बंदा किसी को नॉमिनी रख ले। किस किस को ये नॉमिनी रखना चाहता है? एक मिस्टर संकेत है जो इसका सन है, हु इज 19 ईयर्स ओल्ड। क्या ये इस बंदे को अपना नॉमिनी बना सकता है? यस सर, क्योंकि नॉमिनी होने के लिए बंदा मेजर होना चाहिए और 18 साल से ऊपर का है तो वो मेजर है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए चाहे रेजिडेंट हो चाहे ना हो, और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। तो मिस्टर संकेत इज अ नेचुरल पर्सन। कुछ नहीं लिखा, मैं मान के चल रहा हूं इट इज अ इंडियन सिटीजन, और ये बंदा रेजिडेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, पर ये बंदा मेजर है तो ये बंदा नॉमिनी बन सकता है। फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा यस सर। मिस देवकी इंडियन सिटीजन है, ये इसकी सिस्टर है और ये इंडिया में रही इतने पीरियड के लिए, उसके बाद दुबई चली गई। तो मैं बोलता हूं तुम हो इंडियन सिटीजन ना, तुम इंडिया में कितने दिन के लिए रहे कितने दिन के लिए नहीं रहे, आप रेजिडेंट हो नहीं हो, डजंट मैटर, यू आर कंसिडर्ड एज अ नॉमिनी। आपको नॉमिनी बना दिया जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड तो मैं बोल रहा हूं नॉमिनी बन सकता है। मिस्टर अशोक एक इंडियन सिटीजन है बट ये किसी दूसरी ओपीसी के नॉमिनी है, ये एक दूसरी ओपीसी के नॉमिनी हैं, तो ये नॉमिनी नहीं बन सकते, क्योंकि एक बंदा एक समय पे एक ओपीसी में मेंबर हो सकता है और एक नॉमिनी हो सकता है। मतलब मैं अगर हूं तो मैं एक ओपीसी का मेंबर हो जाऊंगा और एक किसी दूसरी ओपीसी का नॉमिनी हो जाऊंगा, ये तो अलाउड है। पर एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी मेंबर इन मोर देन वन ओपीसी, यू कैन नॉट बी एट द सेम टाइम यू कैन नॉट बी नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। एक समय पे आप एक से ज्यादा ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते, एक समय पे एक से ज्यादा ओपीसी के नॉमिनी नहीं बन सकते। ओहो, लिखो एज पर सेक्शन 3 MOA of OPC shall indicate the name of nominee। MOA के अंदर आपको नॉमिनी का नाम बताना पड़ेगा। नहीं, कोई 180 दिन वाला कोई पॉइंट नहीं है, यहां पे कुछ नहीं लिखना आपको। एज पर सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 3, MOA of OPC shall indicate the name of nominee who will become member in case of death या इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर। डेथ या फिर इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर। हाँ खुशी, डेथ और इनकैपेसिटी ऑफ सब्सक्राइबर, ठीक है। द नॉमिनी shall give prior consent and it is to be filed to ROC at the time of incorporation of OPC। ओपीसी के इनकॉर्पोरेशन के समय आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। सच नॉमिनी may withdraw his consent in the manner as may be prescribed। तुम्हें कोई पूरा मैनर वैनर नहीं लिखना है यहां पे, in the manner as may be prescribed। So as per above provision Mr. Karan can withdraw his consent to be a nominee। तो इसने पूछा था क्या करण ऐसा कर सकता है, क्या वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है? यस सर, वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है। तो ही कैन विड्रॉ हिज कंसेंट टू बी अ नॉमिनी
by giving notice to सोल मेंबर एंड ओपीसी। आप सोल मेंबर और ओपीसी को नोटिस देके क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आगे वो पूछता है बताओ फॉलोइंग बंदों को अपॉइंट किया जा सकता है, हाँ या ना, लिखो फॉलोइंग आर द आंसर। और द एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज नॉमिनी। To be appointed as nominee. हाँ यस, राइटिंग में नोटिस देगा करण, ये जो नोटिस देगा इट शुड बी गिवन इन द राइटिंग। ठीक है, अब लिखना फर्स्ट। यहां लिख लो इन राइटिंग टू सोल मेंबर एंड ओपीसी। फर्स्ट पॉइंट, सो एज पर रूल 3 a minor is not eligible to be a nominee, but Mr. Sanket is a major, so he can be appointed as nominee. इसको नॉमिनी की तरह अपॉइंट किया जा सकता है। सेकंड क्या पूछा इसने, सेकंड पूछा वो जो इसकी सिस्टर है देवकी, ओनली एज पर रूल 3 सेम, ओनली अ नेचुरल पर्सन, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन, who is an Indian citizen, whether resident in India or not, whether resident in India or not, can become nominee in the OPC. ये ओपीसी में क्या बन सकते हैं, नॉमिनी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ तो यहां लिखना मिस देवकी बीइंग अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन, बीइंग अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन is eligible to be the nominee of OPC even though she is not a resident in India, as even though she is not a resident in India, as she has stayed for less than 120 days in India during immediately preceding financial year. During immediately preceding financial year. But this is not relevant. तो आप भले पिछले साल 100, आप भले ही पिछले साल 120 दिन से कम रहे हो, बट स्टिल डजंट मैटर ना, रेसिडेंशियल स्टेटस मैटर नहीं करता, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। गॉट इट सर। नहीं रीना, ओवेस सैफी नहीं,
कंपनी कभी नॉमिनी नहीं बन सकती, हमेशा एक नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी बनेगा। यस ज्योति। चलो इसके बाद आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पे, और पॉइंट नंबर 3 क्या था? एज पर रूल 3 a person shall not be member of more than one OPC at any point of time. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप कभी भी एक से ज्यादा ओपीसी के क्या नहीं होगे, मेंबर नहीं होगे। एंड द सेड पर्सन shall not be nominee of more than one OPC. Mr. Ashok is already a nominee in a OPC, so he cannot become nominee. तो वो बंदा क्या नहीं बन सकता, नॉमिनी नहीं बन सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक क्या है, वो ऑलरेडी एक नॉमिनी है एक ओपीसी में, तो वो अब और दोबारा नॉमिनी नहीं बन सकता। क्लियर जी बेटा? जल्दी से बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, फटाफट, जल्दी। क्लियर है? चले अगले क्वेश्चन पे। बोलते दो, अरे बोलते दो, इतने क्यूट बच्चे हो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं सर। चलो ओके विशेष, अब चलेंगे आगे अगले क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो इसके बाद फिर मैं तुमको टेलीग्राम में 2 क्वेश्चन दूंगा, आज एक भी नहीं 2 क्वेश्चन दूंगा चैप्टर 2 के, जो तुमको लिखने हैं, और फिर मैं उसके आंसर टेलीग्राम में डाल दूंगा, फिर तुमको उसको मैच करना है, ठीक है? तो टेलीग्राम कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके ज्वाइन कर लो। 2 क्वेश्चन मिलेंगे सेल्फ लिखने, उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तुम्हें पुराने वाली पीडीएफ से बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखना। मिस्टर एक्स इज इन एसोसिएशन विद हिज रिलेटिव फॉर्म द कंपनी टू प्रमोट एजुकेशन फॉर द पुअर सेक्शन चिल्ड्रन। इन्होंने क्या करा, एक कंपनी बनाई ताकि हम जो पुअर सेक्शन चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन के लिए क्या कर पाए। वो 180 डेज वाला जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाता है, ओपीसी वाला पॉइंट है वो ये हो जाता है कि अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, मान लो मैं किसी ओपीसी में नॉमिनी था, जिस ओपीसी में मैं नॉमिनी था उसके मेंबर की डेथ हो गई, और मेरी अपनी भी एक ओपीसी चल रही थी, मैं उसमें मेंबर था, तो ऐसा हो सकता है ना आप एक समय पे एक ओपीसी के मेंबर हो और एक ओपीसी के नॉमिनी हो। तो अब जिसमें मैं मेंबर था वो तो मेरी ओपीसी है, उसमें तो मैं मेंबर रहूंगा ही। जिसमें मैं नॉमिनी था उस मेंबर की डेथ हो गई, जैसी उसकी डेथ हुई मैं मेंबर बन गया। अब मैं उधर भी मेंबर बन गया, मैं इधर भी मेंबर बन गया, और प्रोविजन बोलता है एक समय पे आप एक से ज्यादा ओपीसी के मेंबर नहीं हो सकते। तो अब आप क्या करोगे? तो उस केस में आपके पास 180 डेज होते हैं करेक्टिव एक्शन लेने के लिए, आपको एक ना एक ओपीसी तो छोड़नी पड़ेगी एज अ मेंबर, दैट इज 180 डेज। चलो तो आपको यहां पे एक कंपनी बनाई आपने, जो सेक्शन 8 कंपनी बनाई, कंपनी को लाइसेंस मिला सीजी के द्वारा, गवर्नमेंट ने फंडिंग भी दी, बहुत सारे पैसे भी दिए कि ताकि आप ये बेनोवलेंट जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऐसा एकदम ऐसा नैतिक काम कर रहे हो तुम, तो इसके लिए हम तुमको पैसे भी देते हैं। However, on the complaint against the company, central government came to know about the manipulation of fund. हे मां माता जी, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने फंड्स को मैनिपुलेट कर दिया और सीजी ने ऑर्डर दिया कि आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। फर्दर आपको यह भी ऑर्डर दिया गया कि आपको ना अमेलगमेट कर दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी के साथ, जिनका ऑब्जेक्टिव है सेव द गर्ल चाइल्ड। है भाई, जब अमेलगमेशन होता है तो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ होता है ना। अब ये तो एजुकेशन वाली कंपनी थी, इसको तुम किसी ऐसी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर रहे हो, मर्ज कर दे रहे हो, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सेव द गर्ल चाइल्ड। चल भाई, एक्सप्लेन द लीगल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पागल है, गवर्नमेंट पागल ही है। लिखो एज पर सेक्शन 8, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013,
CG may order for revocation of license of Section 8 company. CG may order for revocation of license of Section 8 company if company contravenes requirement or conditions on which license was granted. Company contravenes the act. Company contravenes the provision of act. C. Company is conducting affairs fraudulently. या company is conducting affairs prejudicial to public interest. Prejudicial to public interest. A company violates the object of company. ठीक है सर, आगे लिखना. When license is revoked, जब लाइसेंस रिवोक किया जाता है, if it is essential, in public interest, then CG may order. वो आपका कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं, या तो वाइंडिंग अप का या फिर अमेलगमेशन का. CG may order for winding up or amalgamation of company with other company having similar object. Having similar object. ठीक है. So as given in the question, the CG ordered the amalgamation of company. The CG ordered लिख सकते हैं कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दी जाएगी. यहां लिख सकते हो बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट इज टू बी गिवन. दैट यू कैन राइट as given in the question. The CG ordered the amalgamation of company with other Section 8 company having a different object, that is saving girl child. So the amalgamation order passed by the CG. नहीं, वो सब नहीं लिखने की जरूरत है कि इसको अपने नाम में पीवीटी एलटीडी वर्ड ऐड करना पड़ेगा एज द केस में भी. तुम्हें पूरा रेवोकेशन थोड़ी समझाना है. उसने ये पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा, आपको लीगल पोजीशन बतानी है सीजी के ऑर्डर की.
सीजी ने जो ऑर्डर पास करा, सही पास करा, गलत पास करा, तो मैं ये सब क्यों कहानी गाऊंगा कि ये सब करो वो सब करो। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड वाला पॉइंट डालना है तो वो एक डाल सकते हो। तो द अमेलगमेशन ऑर्डर पास्ड बाय द सीजी आफ्टर द revocation of license is not in the compliance of section 8 of Companies Act 2013। तो ये आपका कंप्लाइंस में नहीं है। द अमेलगमेशन ऑर्डर नॉट इन कंप्लाइंस, ये अमेलगमेशन ऑर्डर नॉट इन कंप्लाइंस है, ये कंप्लाइंस में नहीं है बिकॉज आपकी यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव है। आपने किसके साथ अमेलगमेट कर दिया? डिफरेंट ऑब्जेक्टिव वाली कंपनी के साथ अमेलगमेट करा है। दिस इज नॉट अ वैलिड अमेलगमेशन ऑर्डर। ये आपका एक क्वेश्चन था और इससे मैंने ना काफी सारे सेक्शंस इसमें से उठा लिए। मतलब मैंने ऑलमोस्ट ट्राई करा कि हर एक टॉपिक पे से क्वेश्चन उठा के मैं बना दूं। तो आई ट्राइड टेकिंग एवरी क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। कुछ क्वेश्चंस नहीं जैसे कवर हुए, जैसे अब सेक्शन 20 या सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट वाला क्वेश्चन है, तो उसके काफी क्वेश्चंस पुराने वाले में आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो मैं बोल रहा हूं ना, सेल्फ करो और सेल्फ करके फिर उसको आगे वहां से जो है मैच कर सकते हो। राइट। बट आई ट्राइड माय बेस्ट। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करा के तुमको ये आइडिया दे दिया कि कैसे कैसे कितना लिखना है। ऐसे आप साथ साथ मेरे डेली बेसिस पे करते चलोगे ना, तुम लोगों को बहुत अच्छी हैबिट हो जाएगी कि कैसे कैसे आपको आंसर लिखने हैं। प्लस आपकी साथ में क्या होगा, स्पीड भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है सर। राइट। अब जो मैं तुम्हें सेल्फ वाले क्वेश्चन देने वाला हूं वो मैं अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम में डाल दूंगा, लगभग 1 घंटे के आसपास बाद तक। ठीक है, मतलब अभी ये डालूंगा पीडीएफ, ये वाली आंसर रिटर्न वाली पीडीएफ डाल दूंगा। उसके बाद मैं वो वाले क्वेश्चन आपको दे दूंगा सेल्फ वाले, जो आप सेल्फ करके देख सकते हो। ठीक है, चलो कल मिलेंगे दोबारा। कल हम दोबारा मिलेंगे फॉर द चैप्टर डिविडेंड। कल के कल ही हम डिविडेंड के क्वेश्चंस जो है वो भी करके देख लेंगे। फिर उसके बाद मैं तुमको टाइम दूंगा आराम से रिवाइज करना शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। देन उसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के क्वेश्चन करेंगे बड़े सारे अच्छे। ठीक है सर। चलो रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर का क्वेश्चन मैं तुमको आज सेल्फ वाला देता हूं, वो तुम सेल्फ करना ट्राई। ठीक सर। और अगर अभी भी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज डू शेयर योर फीडबैक्स इन द कमेंट बॉक्स। जरूर कमेंट लिख के जाना। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे कमेंट पढ़ता हूं, इतने अच्छे तुम कमेंट लिखते हो। मैं कुछ तो इंस्टा पे भी पोस्ट करता हूं, टेलीग्राम में भी डाल देता हूं। तो डेफिनेटली यू शुड शेयर। एंड कल हम लोग डिविडेंड के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 के क्वेश्चंस करेंगे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स के। ठीक है, तो कल अभी मैं क्लास शेड्यूल कर दूंगा, कल 2:30 बजे दोबारा मिलेंगे फॉर डिविडेंड की रिवीजन वीडियो भी मैं डाल दूंगा, आप उससे रिवाइज कर लेना। ठीक सर। चलो, so this was all for today. Thank you so much. Take care. Bye bye. And keep working very hard as someone somewhere is waiting for success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye.